मैंने अपने लिए कुछ नियम बनाए थे। जैसे एक नियम मैंने बनाया था 1982 में कि मैं 2 वर्षों तक केवल हिंदी में ही वार्तालाप करूं और एक भी शब्द हिंदी के अतिरिक्त किसी भी दूसरी भाषा का मेरे मुख से उच्चारित नहीं होना चाहिए। वो चाहे उर्दू हो या बांग्ला हो या अंग्रेजी हो। क्या बात है। उसके साथ मैंने एक और छोटा सा, उसको आप आज की तिथि में उसको मूर्खता कह सकते हैं, पर मैंने अपने सारे विदेशी कपड़े जला दिए थे। लॉर्ड मैकॉले की एक पुस्तक है, मैकॉलेज लेटर्स टू हिज फादर। तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के पहले उन्होंने 3 भविष्यवाणियां की। देखिए, उनकी शिक्षा पद्धति 1836 या 1838 के आसपास भारत में लागू हुई और उस समय वो भविष्यवाणियां करते हैं 3। पहली कि मेरी शिक्षा पद्धति के चलते 150 वर्ष बाद भारतीय व्यक्ति अपने धर्म से पूरी तरह विमुख हो जाएगा। एकदम सही। उसके घर में धर्मशास्त्र होंगे पर उसने कभी उसको उलट कर देखा नहीं हो। तो ये यही उसकी भविष्यवाणी। यही सत्य कर दिया उसने। तीसरी, उसको अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनने में शर्म महसूस हो। तो इसमें केवल भारतीय महिलाओं ने लॉर्ड मैकॉले को हराया। महिलाओं ने अपनी भारतीय वेशभूषा को त्यागा नहीं। उन्होंने अपनी साड़ियाँ, अपनी माँ की साड़ियाँ, अपनी दादी की साड़ियाँ, वो गहने, वो सब उन्होंने संग्रहित करके रखे। मैकॉले का और बेल और लैंकेस्टर का जो एक पूरा एक वो है ऐतिहासिक, जिन्होंने मिलके भारत में ये इंग्लैंड की झुग्गी झोपड़ियों की शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे थोप दिया हमारे ऊपर, और हमारी जो अद्भुत महान जो परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, उसको विनष्ट कर दिया। नमस्कार, प्राच्यम के द चेंज मेकर्स पॉडकास्ट शो में एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। अनादिकाल से भारत में अनेक ज्ञान, विज्ञान, दर्शन की परंपराओं के साथ साथ बहुत ही समृद्ध कला की, साहित्य की, नाट्य की, संगीत की, इनकी भी परंपरा अविरल रूप से इतनी पीढ़ियों से होती हुई हमारे तक आई हैं। बहुत कम ही लोग लेकिन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आप पाएंगे साहित्य का, संगीत का, नाट्य शास्त्र जैसी परंपराओं का एक संगम। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बहुत आनंद का विषय है कि आज प्राच्यम स्टूडियो में हम आपके समक्ष एक ऐसी ही विभूति को ला रहे हैं जिनके जीवन में आपको ये अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जो कि एक संगीत निर्देशक हैं, जो एक बहुत ही अद्भुत गायक हैं, जो एक बहुत ही कमाल के रंगकर्मी हैं, नाटककार हैं, और जो बहुत ही अच्छे साहित्यिक लेखक हैं। आज प्राच्यम के द चेंज मेकर्स शो में हम स्वागत कर रहे हैं पद्मश्री श्री शेखर सेन जी का। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार प्रभु, आप पधारे, आपके चरण पड़े हमारे स्टूडियो में, हमें तो बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रवीण जी, आपको भी और प्राच्यम के सभी सुधी दर्शकों को, क्योंकि ये जो आपने सुंदर सांस्कृतिक अभियान शुरू किया है, उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मुझे लगता है प्राच्यम का एक अंश बनता जाता है। तो सभी हमारे सुधी दर्शकों को, श्रोताओं को, सुधी जनों को शेखर सेन की ओर से हृदय से प्रणाम। इससे पहले हम आगे बढ़े, दर्शकों से बस एक निवेदन है कि प्राच्यम एक धार्मिक अनुष्ठान है। हमारी भारत की जो महान संस्कृति है, जो हमने कहा जैसे कि ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, वाङ्मय, दर्शन और ऋषि परंपरा, इन सब के विषय में हम वर्ल्ड क्लास फिल्में बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। और प्राच्यम विश्व का पहला भारतीय सनातनी हिंदू OTT प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोग प्राच्यम.com पे जाके अवश्य प्राच्यम को सब्सक्राइब करें, प्राच्यम के ऐप को अपने फ़ोन्स में डाउनलोड करें। सब्सक्रिप्शन आप कैसा भी चाहें ले सकते हैं, क्वार्टरली है, ईयरली है, और हमें बड़ी हर्ष की अनुभूति होगी अगर आप लाइफ पैट्रन्स बने या लाइफ मेंबर्स बने, तो ये बहुत बड़ा एक सहयोग होगा प्राच्यम के इस अनुष्ठान में, ये आपकी आहुति होगी। आप प्राच्यम यूट्यूब पे भी जाके जिस तरीके की मेंबरशिप चाहें आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपका
ये सहयोग हमारे मिशन को बहुत आगे तक स्थापित करने की दिशा में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। तो शेखर जी, हम वापस आपके पास आते हैं। शेखर जी, हम सबसे पहले हम आपके ही श्री मुख से आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहते हैं। मेरा जन्म रायपुर, उस समय मध्य प्रदेश था, अब छत्तीसगढ़ है। बांग्ला भाषी पिता, तेलुगु भाषी माँ, और छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर, जो कि कौशल्या जी का प्रदेश है, कौशल प्रदेश, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। और 18 वर्ष की आयु में मैं आ गया मुंबई। मुंबई में कुछ वर्ष, उस समय तो मैं आया था कि फिल्मों में संगीतकार बनूंगा, लेकिन 1-2 वर्षों में ही मेरा वो प्रेत योनि से मुझे मुक्ति मिली, और मुझे लगा कि मैं फिल्म के अलावा जितने भी और रास्ते हैं, क्योंकि फिल्मों में उस समय का जो दौर था उसमें मुझे लगा कि अपनी मूलभूत प्रतिभा को मैं दिखा सकूं, उसके अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार मैंने काम कर सकूं। तो मैंने फिर नॉन फिल्म रेपर्टायर की ओर मैं मुड़ गया। और उसी समय चूँकि जब आपके पास काम नहीं होता है, तो सबसे पहली जो आपको ईश्वर वरदान देते हैं वो है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। और भूख से बचना जो है वो मनुष्य की एक आदिम युद्ध करने की योग्यता को बढ़ाता है। तो मैं गायक कभी नहीं बनना चाहता था, मैं गायक बना, क्योंकि गाने वाले को कुछ पैसे फ्री भी मिलते हैं। संगीतकार को, अगर आप अपरिचित संगीतकार हैं तो आपको कोई 1 रुपया भी ना दे। तो बहुत महीनों तक तो ये भी हुआ कि हम गुरुद्वारे में जाकर गाते थे गुरबानी, क्योंकि गुरुद्वारे में 2 बातें अच्छी होती थी। एक तो पेट भर लंगर खाने मिलता था, और दूसरा कि कुछ लोग वहाँ 20 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये ऐसे चढ़ाते भी हैं बड़ी श्रद्धा से, तो उससे हमारा खर्च भी निकल आता था। क्योंकि 2-3 कस्में खा के मैं निकला था रायपुर से, और उसमें से एक कसम थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। तब नौकरी अगर आप नहीं करेंगे तो आमदनी का कोई ज़रिया होना चाहिए। अच्छा, ये कसम खाई क्यों आपने कि आप नौकरी नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी करते थे, दोनों प्रिंसिपल थे। पिताजी म्यूज़िक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, माँ एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। तो मुझे मालूम था कि नौकरी करने से फिर आपका जो लक्ष्य है वो कहीं पर पीछे छूटता है। और मुझे आज भी लगता है कि जितनी योग्यता मेरे माता पिता की थी, जिस उच्च कोटि के वो कलाकार थे या साहित्यकार थे, वैसा उनको प्रतिसाद नहीं मिला। अगर वो नौकरी नहीं कर रहे होते तो शायद अधिक मिलता, ऐसा मेरा अनुमान है। तो खैर, मुद्दे की बात यह है कि नौकरी, मैंने एक नाटक में एक वाक्य संवाद भी लिखा है कि नौकरी यानी नो करी, इसलिए ना करी। तो वो एक कारण था। मैं नौकरी करने वालों के विरोध में नहीं हूँ। मैंने अपने लिए कुछ नियम बनाए थे। जैसे एक नियम मैंने बनाया था 1982 में कि मैं 2 वर्षों तक केवल हिंदी में ही वार्तालाप करूँगा, और एक भी शब्द हिंदी के अतिरिक्त किसी भी दूसरी भाषा का मेरे मुख से उच्चारित नहीं होना चाहिए। वो चाहे उर्दू हो या बांग्ला हो या अंग्रेज़ी हो। क्या बात है! और ये इतना कठिन है संकल्प, बहुत कठिन है, कि बिल्कुल। हमें पता ही नहीं है कि कितने सारे शब्द हमारे यहाँ तुर्की से आए हैं, पोर्तुगीज़ बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में हैं, अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द हैं, और फ्रेंच शब्द हैं, अरबी है, फारसी, अरबी फारसी हाँ, तो बहुत है। बिल्कुल। फिर मैं चूँकि बांग्ला भाषी था तो बांग्ला भी मैंने 2 वर्ष नहीं बोली, अच्छा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि अपनी राष्ट्रभाषा को, क्या बात है! और उसके साथ मैंने एक और छोटा सा, उसको आप आज की तिथि में उसको मूर्खता कह सकते हैं, पर मैंने अपने सारे विदेशी कपड़े जला दिए थे। और 1900 अरे वाह! शायद 81 का वो दिन रहा होगा। तब से आज तक मैंने कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी। क्या बात है! तो मैं या तो पैजामा कुर्ता या धोती कुर्ता ही पहनता हूँ, और मुझे लगता है कि एक भारतीय को भारतीय वस्त्र पहनना चाहिए। मैं उसमें किसी का आग्रह, मेरा बेटा वेस्टर्न कपड़े पहनता है, मैं कभी रोकता नहीं किसी को। मुझे लगता है नियम अपने ऊपर होने चाहिए, नियम बिल्कुल, दूसरों पर नहीं। वही नियम मैं भी फॉलो करता हूँ। अरे वाह! वो हमने भी वो सब, मैं तो पहले यूनिफॉर्म में था तो यूनिफॉर्म पहले छूटी, फिर वो पैंट शर्ट छूटी। अब भारतीय पोशाक में ही आ गए। नहीं, मेरे एक पुस्तक का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यद्यपि अच्छा, थोड़ा हाँ हाँ बिल्कुल। लॉर्ड मैकॉले की एक पुस्तक है, मैकॉलेज लेटर्स टू हिज फादर। तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के पहले उन्होंने भारत का बहुत विस्तृत भ्रमण भी किया, अध्ययन किया, और उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। उसमें उन्होंने 3 भविष्यवाणियाँ की हैं।
देखिए, उनकी शिक्षा पद्धति 1836 से 1838 के आसपास भारत में लागू हुई थी। जी बिल्कुल। और उस समय वो भविष्यवाणियां करते हैं तीन। पहली कि मेरी शिक्षा पद्धति के चलते 150 वर्ष बाद, अब आप हिसाब लगाइए, 36 से 1996, भारतीय व्यक्ति अपने धर्म से पूरी तरह विमुख हो जाएगा। बहुत सुंदर, एकदम सही। उसके घर में धर्मशास्त्र होंगे पर उसने कभी उसको उलटकर देखा नहीं हो। तो ये यही उसकी सत्य भविष्यवाणी है। यही सत्य कर दिया उसने। A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now, back to your experience. Jai Shri Ram. दूसरी भविष्यवाणी कि उसको अपनी भाषा बोलने में असुविधा होगी, वो केवल अपनी भाषा में बात नहीं कर पाएगा, उसको दूसरी भाषाओं के शब्द उधार लेने पड़ेंगे। तीसरी, उसको अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनने में शर्म महसूस हो। तो इसमें केवल भारतीय महिलाओं ने लॉर्ड मैकॉले को हराया। महिलाओं ने अपनी भारतीय वेशभूषा को त्यागा नहीं। उन्होंने अपनी साड़ियाँ, अपनी माँ की साड़ियाँ, अपनी दादी की साड़ियाँ, वो गहने, वो सब उन्होंने संग्रहित करके रखे। पर पुरुष बहुत जल्दी बदल गए। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो, देखिए, मैं लॉर्ड मैकॉले को बहुत महान मानता हूँ एक ब्रिटिश के नाते। अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए, अपनी रानी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसके पास इतनी दूरदृष्टि थी। वो जानता था कि शिक्षा पद्धति का क्या असर होता है। तो मुझे लगा कि चलो, कम से कम एक कलाकार के ऊपर तो उसका असर होना चाहिए। और अगर कभी लॉर्ड मैकॉले पुनर्जन्म लेके आ जाएं तो उनको मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं, ऐसे अभी कुछ लोग हैं भारतवर्ष में जो भारतीय भाषा बोल लेते हैं, भारतीय संस्कृति पर जिन्हें गर्व है और जो भारतीय परिधान में रहना ही पसंद करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये था। बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं एक चीज़ का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा दर्शकों का भी, आपका भी। इस संपूर्ण जो प्रसंग है इतिहास का, मैकॉले का और बेल और लैनकेस्टर का, जो एक पूरा एक वो है ऐतिहासिक, जिन्होंने मिलके भारत में ये इंग्लैंड की झुग्गी झोपड़ियों की शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे थोप दिया हमारे ऊपर, और हमारी जो अद्भुत महान जो परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, उसको विनष्ट कर दिया। इसी पे प्राचीन ने एक फिल्म बनाई है, गुरु शिष्य परंपरा है, और उसमें हमने बड़ा विस्तार से बताया है कि कैसे इन्होंने हमारी परंपरा को ख़त्म किया, विनष्ट किया धीरे धीरे, और कैसे इन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया इस शिक्षा प्रणाली को जिसको आज तक हम ढो रहे हैं। ये वही हुआ ना कि एक बहुत श्रेष्ठ रोटी को छोड़कर उन्होंने हमको ब्रेड खिलाना सिखा दिया, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जी। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि चूंकि हम गंगा के देश के वासी हैं, तो गंगा की तरह हम कितना भी विष हम में घोला जाए, उसको हम अंततोगत्वा गंगा में परिणत कर सकते हैं। और चूंकि मैं कलाकार परिवार में पैदा हुआ और हमारा घर जो था वो एक संगीत महाविद्यालय परिसर में था। मेरे माता पिता दोनों, पिताजी ख्याल गाते थे, शास्त्रीय संगीत में ख्याल पद्धति के गायक थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत ओजस्वी वक्तृता देते थे। माँ मेरी बहुत अच्छा ठुमरी गाती थी, सितार बजाती थी। तो एक माँ का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते मेरी माँ की ये बड़ी इच्छा थी कि मेरे बेटे को सब आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे गायन सिखाया, बहुत सुंदर, वायलिन, फिर सितार 5 वर्ष मैंने सीखा, फिर कथक नृत्य मैंने 5 वर्ष सीखा। अच्छा। जबकि रायपुर जैसे शहर में एक लड़का नाचे कथक, मतलब उस समय का आप सोचिए, 70 के दशक में तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और मैं बहुत रोता था माँ से कि मैंने कहा, माँ मुझे नहीं बनना है भाई नर्तक। बोले, बेटा नृत्य जो है वो संपूर्ण कला है, तुम नृत्य सीखोगे तो मुझे आजीवन धन्यवाद देगा। और आज जब मैं नाटक कर रहा हूँ तो अपनी माँ को मैं हर दिन धन्यवाद देता हूँ कि माँ तुमने कितना बड़ा काम किया कि मुझे नृत्य सिखाया। तो मुझे अब भाव के लिए कहीं से कोई उधार नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो सारी मुद्राएं, सारे भाव, सारी भंगिमाएं हम नृत्य के साथ सीख लेते। उसके बाद उनकी इच्छा ये थी, क्योंकि मेरे से मेरे बड़े भाई थे और मैं छोटा हुआ। मैं जब माँ के गर्भ में था तो माँ को लगा कि ये लड़की होगी, किसी भी माँ की तरह
कि लड़का तो है घर में, अब लड़की होगी। तो अब आ गया मैं, तो माँ ने कहा देख बेटा मैंने तो लड़की सोची थी, तो जो जो काम मैंने लड़की के लिए सोच के रखे थे कि मैं लड़की को सिखाऊंगी, वो सब तुझे अब मैं सिखाऊंगी। तो माँ ने मुझे खाना बनाना पूरा, अच्छा, और कढ़ाई करना, सिलाई करना, स्वेटर बुनना, मट्टी के गुड्डे गुड़िया बना के उनका गुड्डे गुड़िया की शादी का पूरा जो प्रसंग खेला जाता अच्छा, है हाँ, बचपन हाँ, में, वो सब। और मुझे आज बड़ा गर्व है कि मेरी माँ ने मुझे हर एक चीज़ सिखाई, पेंटिंग से लेके, मूर्ति कला से लेके, नृत्य से लेकर। तो और चूंकि संगीत महाविद्यालय परिसर में ही थे, तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे से जो तानपुरा शुरू होता था हमारे परिसर में, वो रात के 11 बजे तक होता था। और मैं बचपन में तो बड़ा मुझे बहुत छटपटाहट होती थी, यार ये कहाँ भगवान ने पैदा कर दिया पूरे समय, क्योंकि हमारे मित्र सब क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, और हम यहाँ वायलिन बजा रहे हैं या सितार बजा रहे हैं या नाच रहे हैं। तो पर आज मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि बहुत सौभाग्य होता है अगर आप किसी कलाकार परिवार में जन्म लेते हैं, साहित्यिक परिवार में जन्म लेते हैं, क्योंकि आप फिर पंडित के घर के तोते बन जाते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें चलते फिरते आप सीख लेते हैं, हाँ, आपको बहुत बिल्कुल, सारे मंत्र याद हो जाते हैं, आपको बहुत सारे दोहे चौपाई कपलेट्स आप याद कर लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपका जो आपके परिवार में जो ज्ञान की धारा बह रही है, तो वो उससे आपको बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है, और बहुत लंबे समय तक फिर वो आपका एक संबल बन के रहती है आपके साथ। तो ये मेरा बचपन था, और 18 वर्ष की आयु में मैं और मेरे बड़े भाई हम लोग संगीतकार बनने के स्वप्न को लेकर रायपुर से मुंबई आ गए। तो मेरे बड़े भैया थे कल्याण, शेखर कल्याण नाम से, हम लोगों ने 2-3 वर्ष प्रयास किया फिल्मों में आने का, और सौभाग्य से हमारी 2 फिल्में शुरू हुई और बंद हो गई। तो ये सौभाग्य से, सौभाग्य था। हाँ ये सौभाग्य है, क्योंकि अगर वो रिलीज हो जाती तो शायद मेरे जीवन की गति कहीं और किसी और दिशा में मैं चल पड़ता। पर चूंकि वो बंद हो गई, तो ऐसे समय में आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप समझौतावादी हो जाएं कि जो मिल रहा है भाई करते जाओ, किसी भी तरह जीना है, और दूसरा है कि फिर आप अध्ययनशील हो जाएं। तो मैंने दूसरा मार्ग चुना, और फिर मेरा जो रुझान है वो आध्यात्म की ओर हुआ, और घर में भी वैसे भी पढ़ने की और खूब पुस्तकों के प्रति एक प्रेम आकर्षण था। और आज देखिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और आज बंगला के बहुत बड़े साहित्यकार का जन्मदिन है, आज शरद बाबू का जन्मदिन है, अच्छा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उनकी वजह से मैंने बांग्ला सीखी। हम अच्छा, तो रायपुर वाले थे, हाँ, 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 माँ मेरी तेलुगु भाषी थी, उनका बहुत आग्रह था कि मुझे बांग्ला लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, और मुझे लगता था क्या होगा सीख के। तो उन्होंने मुझे शरद बाबू के हिंदी में अनुवाद जो थे वो दिए, और 3-4 उपन्यास पढ़ने के बाद मैंने कहा माँ मेरे को तुम और 2 पुस्तकें। बोले बेटा मैंने मंगाई है, तब तक तू बांग्ला पढ़ ले। और वो जो उन्होंने बांग्ला मुझे पकड़ाई, तो शरद बाबू के कारण उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर कि मैंने बांग्ला लिखना, बोलना, पढ़ना अच्छी तरह से सीखा। तो मुझे लगता है हर एक चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है, जो भी माता पिता और आपके गुरुजन आपको संस्कारित करते हैं, ये उस समय पता नहीं चलता। उस समय तो गुस्सा आता है कि भाई माँ क्यों डांट रही है, पिताजी क्यों मार रहे हैं। हमारे समय में तो मार पीट होती थी कि आपने अगर बिलावल ठीक से नहीं गाया, या मालकौंस का धैवत या गंधार ठीक नहीं लगा, तो पिटाई होती थी। आज लगता है कि वो ज़रूरी थी, कम से कम मेरे जैसे बहुत ही नटखट प्रवृत्ति के विद्यार्थी के लिए। तो वो हुआ, और फिर यहाँ आ गए मुंबई में। और 1984 की बात है, मैंने एक कार्यक्रम किया दुष्यंत कुमार की गज़लों पे, हिंदी गज़लों पे, और एक बहुत बड़े गायक हैं, तो उनके घर पर हम थे। मैं नाम भी ले लेता हूँ, अनूप जलोटा जी के घर पर हम थे। कुछ हम कंपोज कर रहे थे उनके लिए। तो अनूप भाई के यहाँ कोई पत्रकार आए, तो उनको अनूप भाई से उन्होंने कहा कि गज़लों के बारे में आपका क्या कहना है। बोले यार जो बेगम अख्तर साहिबा की जो गज़ल थी, वो जो दौर था गज़ल का, वो उस समय गज़ल तो थी, वो महलों में रहती थी। फिर जब मेहदी हसन खां साहब और दूसरे गायक आए, जगजीत जी वगैरह, तो उन्होंने गज़ल को महल के दरवाजे तक वो ले आए। और उसके बाद जो मैं और मेरे समकालीन जो गज़ल गायक हैं, वो गज़ल को हम लोगों ने चौक पे हम ले आए। तो मैं चुपचाप था क्योंकि उनका साक्षात्कार चल रहा था। तो होने के बाद फिर मैंने अनूप भाई से कहा, मैंने कहा अनूप भाई अगर आप ये अनुभव करते हैं
तो एक कलाकार के नाते इतना तो फिर दायित्व बनता है कि चौक से फिर से कम द्वार तक उसको पुनः ले जाए। बोले यार क्या गाएं शेखर भाई, आजकल गज़ल लिखने वाले अच्छे। मैंने कहा कुछ नई चीज़ें गाइए। बोले क्या? तो मैंने कहा दुष्यंत कुमार की गज़लें गाइए। बोले शेखर भाई वो हिंदी की गज़लें हैं, वो अगेय हैं, ऐसे ही उन्होंने कमेंट किया। और मैंने सोचा कि जिस देश में वेदों की ऋचाएँ गाई जाती हैं, क्या बात है, वहाँ पर अगेय क्या होता है। तो मैंने कहा चलो जीवन का पहला कार्यक्रम दुष्यंत कुमार जी पर करते हैं। क्या बात है। तो दुष्यंत ने कहा था इस शीर्षक अरे से, इसी शीर्षक, ओके। वो हमने किया, वो बहुत सफल हुआ। कोई जानता नहीं था हमें, कार्यक्रम सबको अच्छा लगा और कमलेश्वर जी ने उसको प्रस्तुत किया। और जितने मुंबई शहर के श्रेष्ठ साहित्यकार और कवि और शायर वो सब उसमें थे, चाहे वो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हों, पंडित नरेंद्र शर्मा जी हों, या शैल चतुर्वेदी जी हों, या हमारे निदा फाजली साहब हों। तो ऐसे सब लोग उसमें आए थे। दूसरे वर्ष, क्योंकि ये हिंदी का एक संकल्प तो था ही मेरा, दूसरे वर्ष मैंने कार्यक्रम किया मध्ययुगीन काव्य। तो उसमें मैंने रसखान, रहीम, बिहारी, घनानंद, भूषण, देव, ललित किशोरी, इस तरह के कवियों को, जो मध्यकाल के कवि, और उसमें जो उनके जो छंद हैं कि सवैया, छप्पय, सोरठा, अभी आज के गायक वो गाते ही नहीं कि धुरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनिया कटी पीरी को कछोटी, वा छवि को रस खानी बिलोकती, वारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। क्या बात है। तो इस तरह का छंद, तो मैंने कहा कि इस पे करेंगे, भूषण के वीर रस के छंद। तो दूसरे वर्ष वो किया। तो दुष्यंत को सबसे पहले किया आपने हिंदी। हाँ, हिंदी गज़लें की कौन सी मनपसंद गज़ल है आपकी दुष्यंत की? बहुत हिंदी सारी की हैं उसमें। कोई एक हो तो आप सुनाइए हमको ज़रा, फिर हम आगे मध्यकालीन पे आगे आएंगे। गा कर सुनाऊं? गा के क्योंकि हम तो सुनाइए। हाँ, हम मेरी भाषा संगीत है। संगीत है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। क्या बात है, बहुत अति सुंदर, अद्भुत जादू था दुष्यंत कुमार की लेखनी में। और मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि हमने दुष्यंत कुमार के जीवन के ऊपर एक फिल्म बनाई है, और इसमें इन सभी गज़लों का नरेशन मैंने किया है। क्या बात। अब जैसे उनकी तो जैसे अमर कृतियां हैं ना, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा। इस देखिए हिमालय इस से कार्यक्रम में कोई मैंने गंगा। उनकी पत्नी आई, अच्छा, राजेश्वरी जी, उनके बेटे, बड़े बेटे जो हैं आलोक, उनको भी मैंने आमंत्रित किया कि आप लोग आइए। और कमलेश्वर जी तैयार हो गए उसका वो संचालन करने के लिए कार्यक्रम का। तो वो एक, मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर बड़े लोगों की बड़ी कृपा रही। सबसे अधिक समय मैंने पंडित नरेंद्र शर्मा जी और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के साथ बिताया, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि ये सत्संग है, मैं कुछ ना कुछ हर दिन कुछ पाकर निकलता हूँ यहाँ से। तो जैसे एक दिन फिर तीसरे वर्ष मैंने किया पाकिस्तान का हिंदी काव्य। अच्छा, कि पाकिस्तान बनने के बाद पहले 7-8 वर्षों में वहाँ पर हिंदी में जो कविताएं लिखी गई, उस पर मैंने कार्यक्रम किया। और कोई याद है उसमें से? हाँ, कोई? हाँ। हाँ बिल्कुल, तो सुनाइए। जैसे बांसुरी हाथ पे पकड़े मुंह पर छिड़के नीला रंग, बांसुरी की साहिबा अख्तर की है। बांसुरी हाथ में पकड़े मुंह पर छिड़के नीला रंग, और सभी कृष्ण बने तो राधा नाचे किसके संग। क्या बात है। और अंतर्यामी के दर्शन को अंतर्ज्ञानी जाए, और सहबा जी वनवास से कोई राम नहीं बन पाए। क्या बात है।
इस तरह की बहुत मैंने, होली पर गीत है, तुलसी के नीचे पुरवा में सोती पकड़ी गई है सुगंध। मैं दरअसल, मेरे जो पूर्वज थे वो, आज का बांग्लादेश, उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो मेरे मन में हमेशा एक वो कसक थी कि मैं जब भी अपनी दादी को कहता था कि दादी चलो अपन अपने गांव जाएंगे, मेरे सब दोस्त जितने सहपाठी थे वो जाते थे अपने अपने गांव, दादी बोलती थी ना ना हमारे गाँव जाते होले तो पासपोर्ट लगे। मैंने कहा हमारे गांव जाने के लिए पासपोर्ट क्यों लगेगा? बोले ना ओटा देशेर भाग हुई जगह से, हमारे देश के टुकड़े हो गए। तो वो एक मेरे मन में था कि संस्कृति क्या कोई मनी प्लांट का पौधा है कि आपने बल्ब से निकाला और बोतल में रख दिया, या ये वो बरगद का पेड़ है कि चाहे आप उसे जला भी दें तो भी कहीं ना कहीं से उसकी कोपल तो फूटेगी। संस्कृति से कैसे आप अपने आप को अलग कर सकते? तो मुझे वो एक चीज़ थी। और पाकिस्तान का हिंदी काव्य मैंने किया, बहुत सफल हुआ कार्यक्रम। फिर चौथे वर्ष मैंने किया मीरा से महादेवी तक, जितनी भी कवित्रियाँ थी। ओह अच्छा। लोगों को ये लगता है कि भाई महिलाओं पर बड़ा अत्याचार, महिलाओं के साथ। मैंने कहा भाई मीराबाई से महादेवी वर्मा तक की, मेरे पास जो मैंने शोध करना शुरू किया तो 270 से अधिक कवित्रियों के मुझे साहित्य उनका मिल गया, तो उस पर मैंने एक कार्यक्रम किया। तो ऐसे मेरा एक था कि हिंदी पर कोई ना कोई कार्यक्रम मैं करूं, और हिंदी के प्रति मेरा एक रुझान ये था कि लोगों को अपनी भाषा, और मेरे लिए मराठी भी हिंदी है, मेरे लिए गुजराती भी हिंदी है, इसलिए मेरी ये सारी माताएं भी हैं, मौसियाँ भी हैं और मेरी बुआ भी हैं, तो इसमें किसी का भी अपमान मुझे स्वीकार नहीं है। और मैं इसलिए बड़े प्रेम से हिंदी भी गाता हूँ, मराठी भी गाता हूँ, बांग्ला भी गाता हूँ, गुजराती भी गाता हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक गायक को अधिकाधिक भाषा में गाना चाहिए, कम से कम भारतीय भाषाओं में जितना हो सके उसको गाना चाहिए। तो ये एक चीज़ हुई। और फिर मैं नॉन फिल्म रिपर्टायर, यानी कि मेरे एल्बम निकलने लगे भजनों के। HMV ने मुझे साइन किया 1985 में गज़ल गाने के लिए। अब ये बड़े मज़े की बात है, ये गज़ल गाने के लिए मुझे साइन किया गया 5 साल के लिए, और 1985 से ये 2025 चल रहा है, 40 वर्षों में वो गज़लें आज तक रिकॉर्ड नहीं हुई जिनको रिकॉर्ड होना था अगले दिन। और उसके एक दिन पहले संजीव कोहली जी, जो हमारे वहाँ मैनेजर थे, मदन मोहन जी के बेटे थे, बोले शेखर कैन यू सिंग सम भजन्स। अब मैं इतना एक्साइटेड था, मैं 24 साल का युवक, मैंने कहा हाँ हाँ। तो मैंने 2 भजन अनूप जी के लिए जो तैयार किए थे वो मैंने सुना दिए। बोले शेखर ग्रेट, वी विल गो अहेड विथ योर भजन एल्बम फर्स्ट। मैंने कहा यही 2 हैं, ये भी मैं आई हैव ऑलरेडी कमिटेड इट टू अनूप भाई। बोले नहीं है, तुम अनूप जी से पूछ लो, ही विल एग्री, ही विल, वो आपको दे देंगे। अनूप भाई से कहा तो उन्होंने बोले बिल्कुल आप कर लो, आपका हो रहा है तो फिर मैंने उसी रात में 6 और गाने कंपोज किए, खुद ही लिखे, खुद ही धुन बनाई, और अगले दिन वो 8 भजन हमारे रिकॉर्ड हुए, और समर्पण नाम से वो मेरा पहला एल्बम भजनों का निकला। और किसके भजन थे वो? सारे राम अलग और अलग। कृष्ण, राम और कृष्ण के। अरे बहुत बढ़िया। उसमें से एक भजन आपको सुनाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। वो मैंने एक विद्यापति जी का गीत है मैथिली में, तो उसका मुझे भाव अच्छा लगा था, तो मैंने वो भाव ले लिया था। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि भाव किसी का लेकर ही आप महानुभाव बन सकते हैं। तो भाव ये है कि वृंदावन के बाहर कोई एक सन्यासी बैठा है और कह रहा है कि कोई भी गलती करना पर वृंदावन कभी मत जाना, और अगर कभी पहुंच गए तो यमुना के तट पर जो कुंज गली है वहाँ तो बिल्कुल मत जाना, और वहाँ भी अगर चले गए तो वहाँ काले रंग का बड़ा ही नटखट बालक है, उसका नाम कृष्ण है, उससे ज़रा दूर रहना। पर अगर उससे भी दूर नहीं रह पाए तो ठीक है, वो तुमको अपना मित्र बना लेगा, वहाँ तक भी छूट है। पर जैसे ही वो अपनी बांसुरी हाथों में उठाए तुम वहाँ से भाग खड़े हो, क्योंकि उसके बाद तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये प्रसंग था। क्या बात है, बहुत सुंदर। ओ रे पथिकवा ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर, भली कहो तुम्हारे हित को मैं मत जइयो उस ओर रे।
ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। क्या बात है, तो ये बहुत सुंदर। पहला एल्बम हो गया। उसके बाद फिर भजनों के एल्बम शुरू हो गए, सुंदरकांड की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, और इस समय तक मेरे करीब 270 के आसपास गैर फिल्मी नॉन फिल्म रेपर्टायर उतने एल्बम्स मेरे रिलीज हो गए। तो वाकई सौभाग्य था कि वो 2 फिल्में आपकी मैं चली आपको वही नहीं। कह रहा हूँ, देखिए मैंने विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, रामचरितमानस, इस तरह की सारी चीज़ें। नहीं, आप सोचिए कि अगर फिल्मों में आप अपनी आहुति दे दिए होते, हाँ, तो फिर ये वंचित हो जाती ये दुनिया है इतने श्रेष्ठ रचनाओं से, सांगीतिक रचनाओं से, ऐसे कॉम्पोजिशन से, ऐसे भाव से, ऐसे ऐसे नाट्य से ऐसी गायकी से, है ना। मुझे ये लगता है कई बार बंगला में इसको कहते हैं शापे बौर, कि ऐसा कई बार आपको लगता है कि आपको शापित किया गया, लेकिन वो एक्चुअली आपको वर दिया गया है। क्या बात वो है, बाद में समझ में आता है कि यार ये तो वरदान था मुझे। क्या बात है। आज जब मैं अपने जीवन को रिवाइंड बटन दबा करके देखता हूँ, तो खैर ये कहानी को आगे बढ़ाता हूँ जल्दी से, कि लगातार मेरे कार्यक्रम होने लगे, और दुकान छोटी थी पर ग्राहक पक्के और चल पड़ी थी। और चल पड़ी थी, मतलब मेरा घर चल रहा था। और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आप दूसरों की रचनाएं न गा करके, देखिए ये बड़ा बड़ा कठिन काम है, क्योंकि आप गाने बैठते हैं तो आपके पास एक चिट आ जाती है, ये गाना गाइए, इस गायक का ये गाना गा दीजिए, इनकी ये गज़ल गा दीजिए, इनका भजन गा दीजिए। और मैं सोचता था यार दुकान अपनी है, सामान अपना ही बिकेगा, क्या बात है। तो मैं अपनी ही रचनाएं, तो उसके लिए फिर मैंने उसकी कहानियाँ बनाना शुरू की कि उसको इतने रोचक ढंग से प्रस्तुत करूं कि लोग दूसरे की ख्वाहिश न करें। कई बार तो कुछ पी पा के जो लोग आते हैं सुनने वाले, तो वो तो बंदूक भी मेरे सर पे तान दिए कि नहीं गाएगा तो तेरे को आज उड़ा ही देंगे। मैंने कहा आप उड़ा दीजिए, कोई बात नहीं, मैं कम से कम इस बात के लिए कलाकार को याद किया जाए कि उसने दूसरों की रचनाएं नहीं गाई। क्या बात है। ऐसा नहीं कि मुझे दूसरों की रचनाएं पसंद नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से सबकी रचनाएं गाता हूँ, पर अपने घर में, अपने आनंद से, अपने मित्रों क्या के बात साथ। है। लेकिन जहाँ पर मैं धन कमा रहा हूँ, धन लेकर मैं गा रहा हूँ, वहाँ मैं केवल अपनी रचनाएं ही गाता था। मतलब आप आत्म बलिदान के लिए तैयार थे लेकिन हाँ, मैंने कहा कुछ मानने के लिए लेके तो तैयार- आए नहीं है भाई, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है तो कुछ नहीं, कम से कम अपने सिद्धांतों पर टिके रहें। और लोग याद करते हैं कि कोई ऐसा क्रांतिकारी एक हाँ, तो उसी musician समय हुआ। एक ये भी एक बड़ी रोचक घटना है। मैं जैसे हाँ, ये कार्यक्रम जो मैं हिंदी दिवस पर करता था, तो एक दिन मेरी पत्नी, मेरी शादी जब हुई 87 में, तो पत्नी ने एक दिन देखा कि कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ, पर घर का जो कुछ भी संचित था वो सब समाप्त हो गया। आग जला के तमाशा देखने का जो एक मज़ा होता है, तो पत्नी ने कहा कि बोले आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक छोटी सी समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले आप सड़क पे खड़े होकर बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, आप थोड़ा सा ऊंचाई पर जाकर बोलेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, तो पहले कुछ बन जाइए, फिर आप जो कर रहे हैं वो करिए। तो खैर फिर मैंने वो किया, धन कमाना शुरू किया, धन पर थोड़ा जोर किया। और उसके बाद एक 1996 में या 97 में मुझे एक बहुत बड़े व्यावसायिक परिवार से निमंत्रण आया कि आपको हमारी नातिन की शादी में गाना है। और मैं शादी में नहीं गाता था, मेरे कुछ नियम थे, शादी में नहीं गाना है, कहीं शराब पी जा रही है वहाँ नहीं गाना है, कहीं खाना खा रहे हैं लोग वहाँ नहीं गाना है, क्योंकि मेरी रचनाएं उस तरह की नहीं थी। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं आपको ही गाना है। तो मैंने कहा भाई मैं आपको ना बोल चुका हूँ। अरे शेखर जी सिर्फ आप ही को गाना है, और वो हमने संकल्प करके रखा है कि आप ही का कार्यक्रम होगा। 2 ही कलाकार हैं, आप हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, तीसरा कोई कलाकार नहीं। और आप जब गाएंगे उस समय कोई चीज़ सर्व नहीं होगी, सारे लोग बैठेंगे, आपको 1.5 घंटे गाना है, 1.5 घंटे सिर्फ लोग आपको सुनेंगे। मैंने कहा भाई मुझे करना ही नहीं है वो, एक बार शादी का कार्यक्रम कर लिया तो फिर। तो उनकी जो सेक्रेटरी थी उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, बोले शेखर भाई ऐसी रकम मांग लो कि वो ना बोल दें। तो मैं उस समय जितने रुपए लेता था उसका मैंने 8 गुना करके मांगा। और मैं आपको सच कह रहा हूँ प्रवीण जी, मेरे A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us
keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now back to your experience. जय श्री राम। मुंह से वो राशि निकल नहीं रही थी, इतनी बड़ी अमाउंट मैंने अपने मुंह से कभी अपने लिए बोली ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब ना ही बोलना है तो बड़ी राशि बोलो ना, छोटी क्यों बोल रहे हैं। तो वो अंदर गई, अपने बॉस से उन्होंने बात किया। इधर मैं मन ही मन सोच रहा था, मैंने कहा अगर गलती से, वैसे तो ना ही होने वाला, इतनी अमाउंट में कोई मुझे बुलाएगा नहीं, मैंने कहा अगर हो गया तो फिर मैं अपने माता पिता को अमेरिका और यूरोप घुमा के लाऊंगा और उनके कार्यक्रम कराऊंगा। मेरे तो हो रहे हैं कार्यक्रम वहाँ। मैं अमेरिका 3 बार कार्यक्रम के लिए अमेरिका की 3 यात्राएं कर चुका था, 2-2 ढाई महीने की, गाने के मेरे होते थे। पर मन में एक भाव था कि माता पिता को लेकर जाऊं, क्योंकि माता पिता, जब मैं 14 साल का था तो हमारे माता पिता हमको लेके इंग्लैंड गए थे और 2 महीने हमने इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में गाते कार्यक्रम, पिताजी के पीछे बैठ के हम लोग गाते थे। मेरे पिताजी गाते थे गीत रामायण, गीत नानक, गीत महावीर, इस तरह के सारे महागीत, विवेकानंद, महापुरुषों के जीवन पर ही, गीतों पर आधारित कहानी वो सुनाते थे। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे पिताजी के ही काम का एक्सटेंडेड स्वरूप है। तो खैर वो 2-2.5 महीने की यात्रा थी और मुझे लगता है उस पुण्याई का मुझे भगवान ने बड़ा वरदान दिया। लौट कर हम आए 15 मई 1997 और 21 मई तक मेरे दिमाग में एक नाटक गूंजने लगा, क्योंकि आखिरी जो हमारा कार्यक्रम था अमेरिका में, ह्यूस्टन में, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन, उसमें 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ था। एक रामचरितमानस का पुर्तगीज अनुवाद जो ब्राज़ील के एक प्रोफेसर ने किया था, और एक रामचरितमानस का चीनी अनुवाद। और मैं पीछे बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा यार इन्होंने छंदानुवाद किया है चीनी भाषा में या पुर्तगीज में, कितना इन्होंने तुलसीदास जी को आत्मसात किया होगा। अच्छा, बचपन में मैंने अमृतलाल नागर जी का मानस का हंस पढ़ा था, तो वो एक मन में संस्कार था, पूरी कहानी पता थी। तो मुझे पहला मन में विचार आया कि यार मैं अचला नागर जी, जो उनकी बेटी हैं नागर जी की, क्योंकि उनके दोनों बेटे मेरे मित्र थे, संदीपन, सिद्धार्थ, वो संघर्ष, वो भी बेचारे यहाँ स्ट्रगल करने आए थे मुंबई में। तो मैंने कहा मैं आंटी जी को बोलूँगा कि एक कोई सीरियल या कोई फिल्म लिख दें तुलसी पर। तो खैर वो विचार था, एक मन में आया। लौट कर मैं आया, उसके बाद 21 मई से मैंने लिखना शुरू किया। और आप मेरी अगर पटकथा देखेंगे, मूल पांडुलिपि, आप बोलेंगे शेखर तुम झूठ बोल रहे हो, एक भी शब्द मुझे काटना नहीं पड़ा। पूरी स्क्रिप्ट मेरी, आप पांडुलिपि अगर देखें, पूरा नाटक मेरे दिमाग में छपा हुआ था। फिर नाटक मैंने कहा किसको सुनाऊं, तो डॉक्टर धनवीर भारती जी का बहुत आशीर्वाद था मुझ पर। उन्होंने धर्मिक में मेरे बारे में बहुत सुंदर छापा था, क्योंकि उनको लगा था ये एक पागल लड़का है जो हिंदी को लेकर के काम करना चाहे। तो उनको मैंने जब नाटक सुनाया तो उन्होंने ये नाटक सुना, वो और पुष्पा जी दोनों आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और डॉक्टर साहब के मुँह से एक बात निकली, बोले शेखर अभिनय तुम करोगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने अभिनय कॉलेज और स्कूल के दिनों में किया है, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है एक्टर की। बोले नहीं, वो तुमने जो लिखा है उसको सिर्फ तुम जितने अच्छे ढंग से कर पाओगे, डायरेक्टर मैं तुमको बताता हूँ। मैंने मनी मन सोचा, अंधा युग के लेखक अगर बोल रहे हैं, क्योंकि भारत का कोई ऐसा निर्देशक नहीं है जिसने अंधा युग ना किया हो, तो अगर वो बोल रहे हैं कोई अच्छा डायरेक्टर बताएंगे तो शायद मैं कर भी लूँ। मैंने घर में आके पत्नी से कहा, मैंने कहा ऐसा ऐसा कहा है डॉक्टर साहब ने। तो मेरी पत्नी ने बंगला में कहा कि एतो बड़ो लोग एतो भालो कथा बोले छे, तुम एक बार भेबे देखो, एक बार सोच कर देखो, इतने बड़े व्यक्ति हैं, कुछ सोच के ही उन्होंने बोला होगा। खैर 2 दिन बाद डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, बोले शेखर मैंने बहुत विचार करके देखा, मुझे लगता है कि निर्देशन भी तुम ही करो। अब तो मरना जो है वो अब इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लिखा मैंने, संगीत मेरा, अभिनय भी मैं करूंगा, निर्देशन भी मैं करूंगा, और पहली बार मैं कर रहा हूँ और कोई मुझे जानता नहीं था। तो मैंने कहा यार सबसे पहले तो अपने भागने के सारे रास्ते बंद करो अगर नाटक में उतरना है। तो मैंने संगीत के कार्यक्रम बंद किए, रिकॉर्डिंग बंद कर दी 1 वर्ष तक, क्योंकि 2 घंटे का नाटक याद करना भी एक बहुत कठिन काम है। अकेले अगर आप कर रहे हैं, बहुत बहुत ही दुरूह काम। 2-3 लोग हों तो आप संवाद बोल बोल के एक दूसरे का क्यों मिल जाता है। तो मैं क्या करता था, कोई भी घर में आया वो मेरा शिकार बनता था। जैसे हमारी एक सब्जी वाली आती थी घर में, तो अब मैं जैसे ही उसने घंटी बजाई, मैंने कहा श्वेता तुम बाहर मत आना, सब्जी वाली आई है। मैंने कहा अरे और ताई कैसे हो? नहीं ठीक है। भाभी कहाँ है? मैंने कहा भाभी आ रहे हैं। तो ऐसा करो, कहाँ के रहने वाली है? हम तो इलाहाबाद के हैं भैया जी। मैंने कहा अरे इलाहाबाद के आप हैं, तो आपने तो तुलसीदास जी का नाम सुना होगा। हाँ हाँ सुने हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास बहुत बड़े हैं। मैंने कहा उनकी कहानी सुनो थोड़ा सा। अब मैं सुना रहा हूँ। अब 15-16 मिनट तक तो मैंने पकड़ के रखा। 15-16 मिनट बाद अचानक उसको याद आया कि यार उसकी भिंडी और लौकी तो बिकी नहीं है, कहानी सुनाए। बोले साहब अगर
भाभी अभी नहीं है तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। मैंने अपने स्क्रिप्ट में वहां पे मार्किंग की, यहाँ पे मेरा शिकार मेरे हाथ से छूट गया कि यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है। क्या बात है। तो जो भी घर में आता था उसको मैं पकड़ के सुनाता, पकड़ के। अच्छा, उस काल में मतलब एक यौवन के काल में उत्साह भी बहुत होता है, और मुझे तो याद है वो कि भी था कि हमारे हाँ, घर में भी साहित्यिक माहौल था, लिखने पढ़ने का। हमारे पितामह जो थे वो विश्व रिकॉर्ड 22 विषयों में उन्होंने एमए किया था, वाह वाह। तो विश्व प्रसिद्ध स्कॉलर थे। तो उनसे मुझे कविता लिखने का शौक हुआ, तो मैं कविताएं लिखता था। तो अब ये है कि सुनाऊं किसको? तो जो मिल जाए उसी को शिकार बनाता था कि भाई अब तो सुनो, क्योंकि अब लिखे हैं। तो अब ये होता था कि सुनाना तो बहुत आवश्यक है। तो मैं आपकी बातों से बिल्कुल आपको अपनी बातें याद याद आ गई। गई है। नहीं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी जब पहली बार लिखा तो उन्होंने मैथिली में लिखा, क्योंकि उनके घर में सब साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने कहा मैं बंगला में लिखूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कोई कवि है अच्छा लिखता है और वो उसने मैथिली में कुछ लिखा है करके मैथिली में, तो उन्होंने अपनी पहला पहला उनका जो पूरा काव्य संग्रह है वो मैथिली भाषा में। हाँ, अच्छा, तो फिर क्या हुआ जो तो पहला खैर इस तरह शिकार से भाग मैं गई? पकड़ पकड़ के, एक वो मिठाई वाला आता था वो रसगुल्ला और गुलाब जामुन बना के, उसको भी पकड़ा। मैंने कहा यार तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, आप मिर्जापुर के हैं, हम एमए किए हुए हैं, अब क्या करें, मजबूरी में पिताजी ने सब खेत वेत बेच दिया, अब कुछ काम नहीं, तो वही मिठाई यहाँ बना बना के घर में बेचते हैं। अरे मैंने कहा आप मिर्जापुर के हैं? तो आप तो बड़े साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बोले हाँ 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 बिल्कुल, आप पूछिए किसके बारे में पूछना चाहते हैं। मैंने कहा बताइए मध्यकाल। अरे बोले आप पूछिए, तुलसीदास सूरदास। मैंने कहा अच्छा फिर तुलसी से सुन लीजिए। उनको तो मैंने इंटरवल तक सुना दिया पूरा। तो ऐसे फिर मेरा धीरे धीरे अपने नाटक पर, अपने कथ्य पर मुझे विश्वास होने लगा कि हाँ मैं पकड़ के तो रखूं। पर दूसरी समस्या जब नाटक शुरू हुई तो एक तो लाइव म्यूजिशियंस के साथ करता था मैं, टिकट हिंदी नाटक की कोई खरीदता नहीं। ये मैं हिंदी भाषियों की एक बहुत विचित्र समस्या है जो उनके डीएनए में है। वो फिल्म देखने के लिए 10,000 रुपये खर्च कर देंगे, नाटक देखने के लिए 500 रुपये उनको भारी पड़ता है। तो उससे अच्छी बात ये हुई, सुखद घटना, कि पहले 1 वर्ष के नाटक करने के मेरे अनुभव में मेरे पत्नी के सारे गहने बिक गए। हर शो में 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का नुकसान होता था। हमें कुछ पता ही नहीं था कि विज्ञापन कैसे करना चाहिए, कम विज्ञापन, कम खर्च में प्रभावी विज्ञापन कैसे करें, ये सब आपको आइडिया नहीं होती। मुंबई के हॉल बड़े महंगे महंगे, विज्ञापन न्यूज़पेपर में बहुत महंगा, लाइट साउंड सेट आता था, उसका टेम्पो आता था, हर शो में 2.5 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा हो। पहले शो में हमारे कुछ 11-12 हज़ार रुपये की टिकट बिकी। तो ऐसे ही इसी क्रम से चलता था। लोग भी मतलब दया करके खरीदते थे टिकट कि यार चलो शेखर। तो मैंने कहा पहला नियम तो ये रखो कि चाहे कोई भी आए, कोई भी, वो बिना टिकट लिए मेरा नाटक नहीं देखेगा। तो चाहे मेरे माता पिता ने मेरा नाटक देखा हो, मेरी पत्नी ने या मेरे गोद में लिए हुए बेटे ने देखा हो, टिकट खरीदी गई। मैंने कहा पहले घर से शुरू कर। दूसरा नाटक ये 98 में शुरू हुआ, 99 में कबीर हुआ। कबीर तक मेरा लोगों ने जितने तुलसी देखकर गए थे। इसमें एक छोटी सी रोचक घटना आपको सुना हाँ जी। कि तुलसी का 1 साल हो रहा था और मैं कबीर शुरू करने वाला था। पैसे थे नहीं, आखिरी 100 रुपए का एक नोट बचा हुआ था, वो भी गुल्लक फोड़ के जो निकलता है ना आखिरी, मिट्टी की गुल्लक। तो मैंने कहा, एक पत्नी से कहा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, घर बेच देते हैं। सुबह एक मेरे पास एक 1 बेडरूम हॉल का घर था। मैंने कहा अभी अच्छा रेट चल रहा है, ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। पत्नी ने कहा ठीक है बेच दीजिए। पत्नी मेरी इस मामले में वो बिल्कुल एक खूंटे की तरह मेरे साथ हमेशा रही। उसको मालूम था, उसको ये मालूम था कि ये अच्छे काम ठीक रास्ते पे है पति जो है। तो उसने कहा कि ठीक है आप बेच दीजिए। तो खैर वो एक आया खरीदार, उसको पसंद आया। और जब मकान देखने के लिए कोई आता है ना प्रवीण जी, वो आपके मकान को वैसे ही देखता है जैसे कसाई बकरे को देखता है। कहाँ क्रैक है, छत कितनी ऊंची है, दरवाजे का वो चौखट बराबर चिपका हुआ है कि नहीं। तो खैर सब कुछ देख वेख के उसने कहा कि ठीक है शेखर भाई लेते हैं, पर आज बुधवार है तो मैं कल आता हूँ, गुरुवार को मैं आपको एक अग्रिम राशि दे के जाता हूँ 5 लाख, तो कल मैं आऊँगा। वो चले गए। मैंने कहा चलो यार 5 लाख मिल गया तो मेरे 4 शो तो मुंबई में मैं कर लूँगा, नया नाटक लॉन्च। क्योंकि थिएटर बुक करना है ना, और कोई भी थिएटर 70-80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से कम में नहीं मिलता। दूसरे दिन वो आए, बोले शेखर भाई पहले तो चाय पियेंगे, अब अपना तो रिश्ता हो रहा है। ये अच्छा ब्रीफ केस लेके आए थे, तो
मन में आशा भी जगी कि इसमें मेरे 4 शो की संभावना दिखी। बोले शेखर भाई ये बताइए कि आप मकान बेच रहे हैं तो आप कोई नया मकान खरीद रहे हैं? मैंने कहा नहीं। अच्छा तो कोई बिजनेस वगैरह में लगा रहे हैं? मैंने कहा मैं बिजनेसमैन तो हूँ नहीं। अच्छा क्या करेंगे, मतलब ये पैसा जो आपको मुझसे मिलेगा या जो भी खरीदार है उससे मिलेगा? मैंने कहा जी मैं नाटक करता हूँ, दूसरा नाटक मुझे लॉन्च करना है, ये पैसे मिल जाएंगे तो मेरा अगला नाटक जो है वो मैं अच्छे से लॉन्च कर पाऊंगा, कि मेरी जितनी जमा पूंजी थी वो पहले नाटक में खर्च हो चुकी। अच्छा नाटक करते हैं आप? मैंने कहा, कौन सा नाटक करते हैं? मैंने कहा तुलसीदास नाम का नाटक है। वो आदमी खड़ा हो, बोले शेखर भाई सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपका मेकअप रहता है, मैं आपका नाटक 3 बार मैंने देखा। पहली बार मैं अकेला आया था, मैंने कहा यार तुलसीदास हम लोग बचपन से मानस की चौपाई पढ़ते थे, हनुमान चालीसा। मैंने कहा क्या नाटक है, चलो देख के आते हैं। देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपने माँ बाबूजी और अपनी पत्नी और बच्चों को लेके आया। फिर मेरे सास ससुर साला साली आए तो उनको लेके आया। शेखर भाई बुरा मत मानिए, सौदा कैंसिल करते, क्योंकि मैंने आपको तुलसी के रूप में देखा है और मैं बहुत रोया हूँ आपको देख, और तुलसीदास जी मेरे कारण बेघर हो जाए ये पाप मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, तो सौदा कैंसिल है, मैं जा रहा हूँ करके उसने अपना ब्रीफकेस उठाया और निकल गए। पत्नी उतनी देर में चाय बना कर लेके आई। बोले क्या हुआ? मैंने कहा अरे भाई फैन मिला पर गलत जीवन के गलत मोड़ पे मिला। 10 मिनट बाद फिर से घंटी बजी, वो आदमी ही दरवाजे पर था। शेखर भाई मैं जाते जाते सोचा यार कोई आदमी अपना रहता हुआ मकान बेचे तो वो बहुत संकट में होगा, अब मैं क्या बोलूँ? तो बोले मैं एक क्षण में मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या संकट आया होगा, नहीं तो आदमी जिस मकान में रह रहा है उसको रहते हुए बेचे, ये बहुत कठिन है। बोले साहब मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, मैंने कोई बहुत बड़े बड़े काम भी नहीं किए, साधारण आदमी, पर अगर मैंने जीवन में कुछ पुण्य किए हैं तो आज मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसका फल भगवान आपको दे। प्रवीण जी वो दिन है और आज का दिन है, वो व्यक्ति आज अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसके चरण धो के पी लूँ। उस दिन के बाद से मुझे कभी पैसे का कोई संकट नहीं है। कई लोग कहते हैं कि दुआओं में, आशीर्वाद में या शुभकामनाओं में असर नहीं होता। मैं उनसे कहता हूँ मुझे देख लो भाई, सिर्फ दुआओं से, आशीर्वाद से और बड़ों की छांव में जो आपको ज्ञान मिलता है उससे एक कलाकार बन सकता है। क्या बात है। फिर अतीत के बारे में मेरा एक बड़ा रुझान था। एक बार मुझे पंडित नरेंद्र शर्मा जी हमेशा कहते थे भाई तुमने किया है दुष्यंत पर, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो भारतीय साहित्य है ना शेखर, वो हमारे ब्रज भाषा में है, हमारी मैथिली में है, हमारी गुजराती मराठी में वो साहित्य मिलता है, उसको गाओ। मैंने कहा बोले देखो, तीर को अगर आगे भेजना है ना तो धनुष की प्रत्यंचा पर तीर को रख करके पीछे खींचो। जितना पीछे खींचोगे ना तीर को उतना तीर आगे जाएगा। वैसे ही तुम जितना अधिक अतीत से जुड़ोगे उतना अधिक तुम भविष्य को सुरक्षित करोगे। बहुत सुंदर। तो उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, पंडित नरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर भारती। तो आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं अच्छे राह पर चलकर बिना फिल्म का कोई काम किए या बिना टीवी सीरियल में काम किए, एक व्यक्ति हिंदी के अंदर केवल और केवल नाटक करके और बिना कोई नौकरी किए अपने संकल्प पे अडिग रहे, अपने संकल्प पे, और ईश्वर ने लाज रखी जी। ये भी देखिए किसके ऊपर क्या संकट आता है, तो इसमें मैं बोलता हूँ कई लोगों का योगदान होता है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके मित्र भी वैसे हों जो आपको दिग्भ्रमित न करें। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छे माता पिता, बहुत अच्छे गुरुजन मिले। मैं इतनी गहराई से इस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ। प्राच्यम जैसा आपको मालूम है ना, एक समझ लीजिए कि एक धार्मिक अनुष्ठान है। आपको कहना तो उचित नहीं है, पर मैं प्राच्यम का बड़ा भक्त किस्म का दर्शक हूँ, क्योंकि जिन विषयों पे आप काम कर रहे हैं और जिन विषयों को आप छूते हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये भी बरगद है पर बहुत छोटी, उसकी ऊंचाई अभी नहीं है। जिस दिन ये बरगद अपनी ऊंचाइयों को छुएगा और जब ऋषि की तरह इसमें से जटाएं निकलेंगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके द्वारा ठाकुर जी ने बहुत बड़े बड़े काम करवा लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं इसलिए इतने ध्यान से आपकी बात को सुन रहा था और उससे इतनी गहराई से जुड़ रहा था, क्योंकि प्राच्यम तो आपको मालूम है ना, ये भी एक सेल्फ फंडेड इनिशिएटिव है। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो सब्सक्राइब करके जो आती है धनराशि, और जो कुछ लोग डोनेट करते हैं, उससे हम इस अनुष्ठान को, है ना, उसमें जो आहुति मिलती है वो उस अनुष्ठान उससे और व्यापक होता है। और मेरे मन में चूँकि इतने विचार हैं, इतने विषय हैं
इतने फिल्म के आइडियाज़ हमेशा तैरते रहते हैं मेरे मन मस्तिष्क में कि मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ से थोड़ा पैसा आ जाए तो मैं 2 फिल्म ऐसी और बना लूँ या ऐसी। तो ये एक हमेशा रहता है कि, तो जो आपने कहा ना कि वो ब्रीफकेस को देख के आपने सोचा कि इसमें 4 नाटक हो जाएंगे, मैं सोचता हूँ कि अरे अगर कहीं से कुछ और प्रबंध हो जाए थोड़े पैसे का, तो वो एक, हमने संतों और ऋषियों के ऊपर, द ग्रेट ऋषिज ऑफ भारत की हमने एक सीरीज शुरू की है, तो एक किसी महान संत के ऊपर एक और फिल्म बना लूँगा। हाँ हाँ। तो ये हमेशा मैं उसको इक्वेट करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अरे इतने बड़े उद्योगपति हैं, इनके पास इतनी संपदा है, अगर ये थोड़ा सा डोनेट कर दें तो मैं न जाने कितनी फिल्में बना लूँगा। तो एक जो आपको अपने जीवन से, अपनी कला से, अपने मिशन से, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जो आपका अंतिम समर्पण होता है ना, जब आदमी उसको जीता है तो वो ऐसे ही सोचता है कि हम अपनी कला को, अपनी विधा को, अपने मिशन को आगे कैसे बढ़ाएं। देखिए, सबसे जो अच्छी बात थी, क्योंकि मेरे माता पिता ने अभी, जैसे रायपुर में मैं बड़ा हुआ, तो मेरे माता पिता, अभी मैं रायपुर जाता हूँ तो होटल में रहता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने कोई घर नहीं बनाया। मेरे पिताजी ने वहाँ 4,500 बच्चियाँ पढ़ती हैं, 4,500, अच्छा। जिसकी स्थापना मेरे माता पिता के द्वारा की हुई है, और कक्षा पहली से लेकर के स्नातकोत्तर तक, प्लस एक संगीत महाविद्यालय है जिसमें 1400 शायद बच्चे रोज़ संगीत सीखने के लिए आते हैं, संगीत नृत्य। तो हम तो उसी परंपरा वाले हैं, तो हमारे पास, हमें मालूम है कि हमें कुछ वापस लेके जाना नहीं, और कुछ बांध के लेके आए नहीं थे तो कुछ क्या लेके बात है, जाना नहीं। बहुत सुंदर। तो इसलिए खतरा मोल लेने में कोई खतरा नहीं है। वही मैं देख रहा हूँ कि हमारी और आपकी हाँ हाँ, विचारधाराएं बिल्कुल कितनी बिल्कुल बिल्कुल, मिलती है, एकदम। एकदम हृदय भी मिलते हैं, इसीलिए हृदय भी मिला हम लोग का। और मैं तो कहता हूँ कि लोग कुंभ में बिछड़ते आए थे, हम लोग तो कुंभ में मिल गए। नहीं, और वो भी अच्छी बात ये हुई कि वो केले के पत्ते पर आप भी खा रहे थे और केले के पत्ते पे मैं भी खा रहा था, और अचानक मैंने आपको देखा, मैंने कहा अरे, तो क्योंकि मैं प्राच्यम देखता रहा हूँ तो मैंने झट से आपको पहचाना, और अच्छा हुआ कि हम लोग मिले। और मैं तो स्वयं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ आपका, जब वो अद्भुत, जब मैं नाट्य रूपांतर देखता हूँ तुलसी का या सूर का, या अद्भुत है, या स्वामी विवेकानंद का, तो ये तो मुझे लगता है कि ये बड़ी ईश्वर की माँ सरस्वती की आपकी नहीं बहुत नहीं, बहुत कृपा है। कृपा है। और मैं कई बार जब कोई प्रशंसा करता है ना प्रवीण जी, तो मैं मन ही मन सोचता हूँ, प्रशंसा के 2 असर होते हैं, या तो आप में अहंकार रहता है, या फिर आप उसका विश्लेषण कर लेते हैं। आपको पहले तो याद आता है कि कौन कौन सी त्रुटियां आज मुझसे हुई, और दूसरा फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई, उनको मेरा नाटक अच्छा लगा, उनको आनंद आया होगा। उनके आनंद की तो मैं उसकी, मेरे पास कोई मापने का यंत्र नहीं है, नपना नहीं है मेरे पास, पर कभी मेरे आनंद की कल्पना करिए। क्या बात है कि मैं 2 घंटे तक इन महान व्यक्तित्वों के भीतर परकाया प्रवेश करता हूँ, क्या बात है। उनका जीवन जीता हूँ, उनके संवाद बोलता हूँ, उनकी हंसी हंसता हूँ, उनका रोना रोता हूँ। जी। कभी मेरे आनंद की कल्पना करिए कि मैं 2 घंटे तक कबीर हूँ, मैं 2 घंटे तक तुलसी हूँ, मैं 2 घंटे तक सूरदास हूँ, 2 घंटे तक मैं विवेकानंद हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मुझे ईश्वर ने बहुत प्यार से चुनकर, मैं बड़ा उनका लाडला बेटा हूँ। मैं सच में कहता हूँ कि मुझे अपने आप से ईर्ष्या होती है कि यार, भगवान मुझसे कुछ और मांगता, मैं कहता नहीं प्रभु, यही रास्ता सबसे अच्छा है। अभी कई बड़े निर्देशकों ने, जब नाटक मेरा चल निकला और कई लोग आए, तो बहुत से मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि भाई आप हमारी इस फिल्म में एक्टिंग करिए, तो मैंने उनको ना बोल दिया। किसी ने बहुत गुस्सा हुए, बोले यार, इतने बड़े कलाकार ने तुमसे बोला है साथ में करने, तुमने ना बोल दिया। मैंने कहा, सूरदास जी ने लिखा था कि जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिनको कृष्ण रूपी अमृत रस मिल गया, क्यों करील फल खावे। मैं कबीर, विवेकानंद, तुलसी, सूरदास कर रहा हूँ, मैं काहे को उनकी पिक्चर में कोई साधु बाबा बनूं, या कोई पिताजी बनूं, या पुलिस इंस्पेक्टर बनूं। मैंने कहा भैया कोई बात। दूसरा ये था कि मुझे जब मैं संकल्प से उतरा था, तो मेरे लिए नाटक को पुनर्स्थापित करना बहुत आवश्यक था। क्या बात है। कि लोगों का नाटक पर विश्वास। मुंबई में बहुत से फिल्म के कलाकार हैं जो नाटक करते हैं, पर वो तब करते हैं जब फिल्मों में उनको काम कम हो जाता है। वो टाइम गैप अरेंजमेंट के हिसाब से नाटक करते हैं। सीरियल के लोग नाटक करते हैं, इसलिए मैंने उसको एक पात्री ही रखा अभी सभी नाटकों को।
मुंबई में कलाकारों की कमी नहीं है, मैं अगर मल्टी एक्टर करता प्ले, परंतु मुझे मालूम था कि वो 10 शो के बाद मुझे आके बोले सर वो मेरे को एक फिल्म मिल गई, मैं जा रहा हूँ उधर, या मेरे को एक सीरियल मिल गया है बड़ा। मैंने कहा मेरा नाटक रुकना नहीं चाहिए, तो मैं प्रतिदिन प्रवीण जी मैं अभ्यास करता हूँ। क्या बात, अकेले, अगर मेरा म्यूजिक ऑपरेटर है वो रहा तो ठीक है, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं हर एक की धातु तलाशता हूँ। मैं उसका छोटा उदाहरण दूंगा तो आपको फट से बात समझ में आए। हर एक कलाकार की मैं सोचता हूँ इसकी धातु क्या है। एक अच्छा उदाहरण लता जी, वो लता जी मेरे हिसाब से 24 कैरेट गोल्ड, एकदम खांटी सोना, कोई दोष नहीं, आप जैसा चाहो मोड़ लो, जैसा चाहे बना लो, और चमक हमेशा वैसी रहेगी। वो है लता मंगेशकर। आशा जी हैं 18 कैरेट गोल्ड, क्वालिटी थोड़ी सी कम है, पर अगर आपको डायमंड सेटिंग करनी है ना तो फिर 18 कैरेट गोल्ड में ही होगी। तो जो भी खनकदार गाने होंगे और जितना अच्छा आशा जी निभाएंगी उतना कोई नहीं निभा सकता। ऐसे करते करते मैंने सभी कलाकारों का, गायकों का, मैंने सबकी धातु निकाली और उसमें मेरे नंबर आया शेखर सेन का। तो मैंने मेरी धातु देखी कि मैं तांबा हूँ, मैं सोना भी नहीं हूँ, मैं चांदी भी नहीं हूँ, मैं बहुमूल्य भी नहीं हूँ। और इसमें एक समस्या है कि अगर मैं हर दिन अपने को न मांझूं तो मैं काला पड़ता जाऊंगा। क्या बात है। पर एक बहुत बड़ी विशेषता है जो किसी और धातु में नहीं है, कि अगर पूजा के पात्र बनाने हैं तो फिर वो तांबे से ही बनेंगे। क्या बात है। तो शेखर सेन, तुम्हारी जो धातु है वो तांबा है। क्या बात है। और उसको तुम उस पूजा के पात्र की तरह ही उसका प्रयोग करो। क्या बात है। और वही आप कर रहे हैं। वही मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे बड़ा, कई लोग बोलते हैं अरे तुमने यार, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। मैं मन ही मन सोचता हूँ यार क्या बात है। ठीक है भाई, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। पूजा के पंच पात्र हैं आप। नहीं, क्योंकि आपको पहचानना, देखिए उसमें आसानी हो जाती है आपको। अगर आप पहचान लिए, अब आपको ये दुख नहीं होगा यार मैं नेकलेस नहीं बन सका, मैं हार नहीं बन सका, मैं चूड़ी नहीं बन सका। नहीं भी जरूरत नहीं है यार। बहुत सुंदर है। तुम पूजा के पात्र बन सके, तुम पूजा का कलश बन सके, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कि जब भी ईश्वर से किसी को जुड़ना है तो आपकी जरूरत है। बहुत सुंदर, बहुत ही आपने एक ऊंचे एक स्तर की बात की है ना। ये बहुत गहरी सोच दर्शाती है आपकी। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। प्रच्यम is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.